तो दोस्तों फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ इट वेलकम टू डेरी के 7वें एपिसोड को, और ये सेमी फिनाले एपिसोड है, यानी कि अगला एपिसोड सीजन 1 का फिनाले होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको फिनाले देखना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले 6 एपिसोड्स को नहीं देखा है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर चैनल के ऊपर नए हैं, तो पहले उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये सीरीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। और रिसेंटली मैंने आर्यन नाम की एक बहुत बढ़िया नेटफ्लिक्स मिस्ट्री साउथ इंडियन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दी है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 7 की शुरुआत होती है 1908 में, जहां पर हम सैंथनी ब्रदर्स कार्निवल शो के स्टार पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि बॉब ग्रे है। रिंग मास्टर, जिसको हमने स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था जब यहाँ पर शो आया था, तो वो सभी बच्चों को पेनीवाइज के शो के लिए बुला रहा होता है। बच्चे पेनीवाइज क्लाउन को काफी पसंद करते हैं और उसका डांस सबको बहुत अच्छा लगता है। अब बॉब ग्रे अपना आइकॉनिक डांस करता है, जो कि इट चैप्टर 1 में पेनीवाइज यानी कि जो मेन एंटिटी इट है उसने बेवर्ली के सामने किया था, और वहां से रिंग मास्टर की आवाज भी आ रही थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट कितना ज्यादा कनिंग है। खैर, अब आइकॉनिक डांस करते ही वहां पर ढेर सारे लाल बैलून्स आ जाते हैं, और हम जानते हैं जहां पर लाल बैलून आएंगे या फिर लाल चीज आएगी वहां पर इट आसपास ही होता है। खैर, अब सारे बच्चे जो होते हैं वो काफी ज्यादा डिसरेस्पेक्ट करते हैं पेनीवाइज की, और स्टेज पर चढ़ जाते हैं, बलून्स को फोड़ने लगते हैं, और बड़ी मुश्किल से पेनीवाइज यानी कि बॉब ग्रे बैक स्टेज जाता है, और यहाँ पर वो थोड़ी बहुत दारू भी पी रहा था, जो कि वो छुपा लेता है। सारे बच्चे यहाँ पर काफी सारे बलून्स फोड़ रहे थे, जो कि साफ दर्शाता है कि फिलहाल वो पेनीवाइज से बिल्कुल नहीं डरते। और ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि पेनीवाइज को डेरी के बच्चे बहुत पसंद करते थे, और क्यों इट ने पेनीवाइज का ही रूप लेना सही समझा। और तभी हम छोटी इंग्रिड कर्श को भी देखते हैं, जो कि इन सब एक्ट्स में लगातार अपने पिता की हेल्प कर रही थी। और हाँ, एक चीज और ये थी कि हम बैकग्राउंड के अंदर इस सीरीज के डायरेक्टर एंडी मशेटी को भी देख पाते हैं। द गोट, क्या ही गजब सीरीज और ये वाला एपिसोड बनाया है इन्होंने। खैर, अब बैक स्टेज हम देखते हैं कि बॉब ग्रे अपना मेकअप हटा रहा था, शराब पी रहा था, कि तभी उसकी लड़की इंग्रिड अपनी माँ के गेटअप में अपने पिता के सामने आती है, जिनका स्टेज नेम जो था वो पेरीविंकल हुआ करता था। लेकिन फिलहाल वो इस दुनिया में नहीं रही, जिसका गहरा असर बॉब और उसकी बेटी इंग्रिड पर पड़ा था, खासकर बॉब पर। खैर, अब अपनी बेटी को देखकर बॉब का ये कहना था कि ये सबसे पहली और बेस्ट बाप बेटी की जोड़ी होगी स्टेज पर, पेनीवाइज और पेरीविंकल की। अपनी माँ का स्टेज नेम सुनकर इंग्रिड बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है, और दोनों बाप बेटी हक करते हैं। असल में पहले इनका काम काफी बड़ा हुआ करता था, मेन सर्कस वाला, लेकिन अब इनको इस तरह से गुजारा करना पड़ रहा था। यानी कि पहले एपिसोड्स के अंदर मैंने जो प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पर ये जोकर वाली लड़की है, ये इंग्रिड कर्श ही होगी, वो बात बिल्कुल सच थी। खैर, अब उसी शाम पेनीवाइज का एक और शो होना था, लेकिन बॉब ग्रे जंगल के पास ही था जहाँ पर ये कार्निवल हो रहा था। वहाँ पर दारू और सिगरेट वो पी रहा होता है कि तभी वो अपने रुमाल से मुंह साफ करता है, तो उसके लिप्स का लाल रंग रुमाल पर गिर गया था। कि तभी सामने से एक लड़का आता है, जो कि पहले भी कार्निवल को दूर से ही नोटिस कर रहा था। अब ये लड़का बॉब ग्रे के पास आकर एक ही बात बोलता है कि उसके माता पिता मिसिंग हैं और बॉब उसकी हेल्प करे। वो एक बात और कहता है कि बच्चे उसको काफी पसंद करते हैं, डरते भी नहीं, ऐसा क्यों, जिससे बॉब थोड़ा सा खुश होता है। लेकिन तभी जंगल से किसी लेडी के चीखने की आवाज आती है, जिससे कि बॉब उस लड़के के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है, और ये लड़का या तो खुद इट था या फिर उसके पोजीशन में आकर बॉब को जंगल लेकर गया, क्योंकि उसके बाद से बॉब को कभी देखा नहीं गया था। अब इंग्रिड जो होती है उसको सर्कस मास्टर की तरफ से बॉब का वही रुमाल दिया जाता है जिस पर ढेर सारा खून लगा हुआ था, मीनिंग कि इट ने बॉब को पक्का मार दिया होगा या फिर खा लिया होगा, और फिर उसके बाद उसने उसका रूप लिया। एज पेनीवाइज को डेरी के बच्चे पसंद करते थे, उससे डरते नहीं थे, और यही तो इट को चाहिए था कि बच्चे कैसे बिना मेहनत के उसके पास आ जाएं, क्योंकि उनका मांस, उनका डर उसको काफी अच्छा लगता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि उसके लिए वो बिल्कुल मिशेलिन स्टार डिश होती है। एनीवेज, इंग्रिड इस चीज से बहुत दुखी हो जाती है, और इसी चीज का ट्रॉमा उसके अंदर बचपन से आज तक भी था। और अब हमको समझ में आ रहा होता है कि इट ने बॉब के अंदर का दुख समझ लिया था कि कैसे बॉब की बीवी नहीं रही थी और इंग्रिड अकेली थी। तो जब उस बच्चे ने ये कहा कि उसकी माँ बाप खतरे में है, तो बॉब तुरंत उसके साथ चल दिया कि जैसा इंग्रिड के साथ हुआ था वैसा किसी और बच्चे के साथ ना हो। खैर, अब सर्कस को और इंग्रिड को ऐसा लगा कि जैसे ये काम भेड़ियों का हो, एज ऑब्वियसली किसी को इट के बारे में उस वक्त उतना आइडिया नहीं था, सिर्फ नेटिव अमेरिकन ही जानते थे कि उस जगह पर ऐसा भयानक जीव रहता है। खैर, अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट साइकिल में यानी कि 1962 में आती है, जहाँ पर शहर के मेयर चीफ बावर्स के साथ बहुत सारे लोग हैंक को ढूंढते हुए ब्लैक स्पॉट यानी कि हेलोरन वाले स्पॉट पर आ गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं स्टैनले कर्श को यानी कि मिसेस कर्श के पति को भी, और ये टिप किसी और ने नहीं बल्कि मिसेस कर्श
बावर्स ने खुद दी थी और मेरा गेस बिल्कुल सही था, जिसका सबूत मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। खैर अब ये सभी अंदर जाकर देखते हैं कि काफी बढ़िया पार्टी चल रही थी और वहां पर एक व्हाइट लेडी को देखकर डेरी के लोग उसको वहां से भगा देते हैं, जो कि रेसिज्म को दर्शाता है। वो लोग ये भी कहते हैं कि इन लोगों के साथ पार्टी करने के लिए उसे शर्म आनी चाहिए और उस वक्त पर ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। खैर अब सभी एक दूसरे पर गन तान देते हैं। मतलब सोच कर देखो, टाउन के लोगों ने सोल्जर्स के ऊपर गन तान दी थी जस्ट बिकॉज वो ब्लैक थे। खैर ये लोग अब अंदर तलाशी लेना चाहते थे कि हैंक वहां पर है या नहीं, लेकिन वहां पर तभी डिक हैलोरन भी आ जाता है, जिसको अब डेड लोग और उनकी आवाजें बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन ऐसा माहौल देखकर अभी के लिए बावर्स और मेयर बाहर चले जाते हैं और इनके मास्क आप देखो, वैम्पायर, वुल्फ और फ्रैंकेनस्टाइन, और ये सब प्रेडेटर्स की ओर इशारा करता है और उनके कनिंग नेचर के बारे में भी। और हाँ, आपको हेनरी बावर्स याद होगा इट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से, जहां पर उसको इस्तेमाल करा गया था इट के द्वारा अगेंस्ट लूजर्स क्लब। और यहाँ पर चीफ बावर्स के नेचर किस तरह का है आप समझ सकते हो, और फ्यूचर में उसके आने वाली जनरेशन यानी कि हेनरी के अंदर ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा। एनीवेज अब तभी शॉकिंगली सभी लोग नोटिस करते हैं कि अंदर बाहर से बावर्स और बाकी डेरी के लोगों ने गेट्स को बंद कर दिया था। अब रिच जो होता है वो ये देखता है कि अंदर तो आग लगाने की तैयारी करी जा रही थी डेरी टाउन के लोगों की तरफ से, जो कि नोवेल एक्यूरेट चीज थी। खैर अब ब्लैक स्पॉट पर आग लगा दी जाती है, गोलियां चलने लगती हैं बाहर से, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन डिक हैलोरन को वहीं पर एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खत्म हुआ सोल्जर दिखता है, यानी कि उसकी आत्मा दिखाई देती है, जिसको देखते ही हैलोरन को एक चीज याद आती है जब वो पहली बार यहाँ पर आया था। हैलोरन को उस फ्रिज के बारे में याद आता है जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, जहाँ से लीकेज भी हो रही थी, और उसने बाकी सोल्जर्स को इस चीज को ठीक करवाने के लिए भी कहा था। तो उसको अपने साथ ही फ्रैंकी की मदद से हटाकर वो अलग करता है, लेकिन इसमें उसका साथ ही फायरिंग के दौरान मारा गया था। लेकिन जब हैलोरन फ्लोर को तोड़ता है तो वहां से नीचे से बाहर निकलने का एक रास्ता था। खैर अब यहाँ पर आग तो लगाई ही गई थी, लेकिन बावर्स और टाउन के लोग, जिनमें फिल के पिता भी शामिल थे, वो सब इन लोगों पर फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे कि इनके बचने के चांसेस बिल्कुल 0 हो गए थे। लेकिन तभी हैलोरन को नेटिव अमेरिकन चीफ की स्पिरिट दिखती है, जिसको हमने पहले एपिसोड्स में इट के ओरिजिन स्टोरी में देखा था और उसको इट ने खत्म भी कर दिया था। खैर अब हैलोरन फाइनली चीफ की स्पिरिट को बुलाता है और हैलोरन की आवाज सुनकर चीफ की आत्मा की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं, एज उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक जिंदा इंसान उससे बात कैसे कर पा रहा था। अब हैलोरन उससे बच्चों की लोकेशन के बारे में पूछता है, उससे हेल्प मांगता है, तो वो एक तरफ इशारा करती है और हैलोरन को अपने साथ ले जाती है। लेकिन तभी हम एक शॉकिंग नजारा देखते हैं और वहां पर पेनीवाइज आ चुका था, जो कि एक लड़की को अपना हाथ देता है कि वो बाहर निकलने का रास्ता जानता है, और वो लड़की उसकी हेल्प भी ले लेती है। लेकिन तभी रॉनी देखती है कि पेनीवाइज जो था वो उस लड़की का चेहरा खा रहा था, उसे खत्म कर दिया था। और पेनीवाइज यही करता है, कोई बड़ा हादसा होता है जिसके अंदर आकर वो फीड करता है और फिर हाइबरनेशन में चला जाता है। यानी कि 27 साल की जो साइकिल होती है उसके अंतिम चरण में कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा जरूर होता है, जैसा कि 1908 में भी हुआ था और 1935 में भी। और अब 1962 वाली साइकिल के अंदर ये ब्लैक स्पॉट वाला हादसा हो गया था। और भाई साहब, लूजर्स क्लब काफी लकी थे कि उनको इस ताकतवर पेनीवाइज को फेस नहीं करना पड़ा, अदरवाइज लूजर्स क्लब में से कोई नहीं बचता। पेनीवाइज जो होता है ना, वो रॉनी को बहुत ज्यादा डरा चुका था कि तभी वहां पर चीफ की स्पिरिट के साथ हैलोरन आ जाता है, जहां पर पेनीवाइज जो होता है वो हैलोरन को डिकी नाम से बुलाता है और हंसता है कि क्या हुआ, मरे हुए लोग दिख रहे हैं क्या, और वो तुमको भी देख पा रहे हैं, विच एक्सप्लेन्स कि हैलोरन की शक्ति को खोलने वाला पेनीवाइज ही था और उसके दादा के रूप में था। खैर अब तभी पेनीवाइज के पीछे ढेर सारे मारे गए लोगों की स्पिरिट्स आ जाती है, जिसके अंदर एक हेडलेस बॉय भी था, जो कि इट चैप्टर 1 में बेन के पीछे पड़ चुका था, और ये बहुत ही तगड़ा ईस्टर एग है। और यहाँ पर भाई साहब बिल स्कार्सगार्ड की जो एक्टिंग है वो पीक कर गई थी। क्या गजब सीन था ये, ऐसा लग रहा था कि ये पेनीवाइज मिनियंस बन चुके हैं। लेकिन तभी हैलोरन चीफ की आत्मा से यही कहता है कि बाकी बच्चे कहां पर हैं मुझे बताओ। वो समझ चुका था कि यहाँ पर उसे इनसे डरना नहीं है। खैर अब तभी बाहर बावर, स्टैनले कर्श यानी कि मिसेस कर्श का पति और बाकी लोग वहां से जाने लगते हैं, एज बावर्स के हिसाब से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिल के पिता भी वहां पर थे, लेकिन उसको थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि ये चीज तो गलत हुई है, एज उनको खाली हैंक चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए जो कि गलत था, और इट की फीडिंग साइकिल के एंड होते होते सबको अकल आने लगती है, एज वो अब हाइबरनेशन में जाने वाला होता है, तो उसका असर थोड़ा सा डेरी टाउन पे कम हो जाता है। खैर अब यहाँ दो चीजें होती हैं। सबसे पहली तो जो हैलोरन होता है वो विल, हैंक और रॉनी को बाहर निकाल देता है उसी रास्ते से जो कि उसने ढूंढा था, और खुद और बच्चों को लेने जाता है जहाँ पर रिच और मार्ज फंसे हुए थे। लेकिन आग जो थी ना वो काफी फैल गई थी और हैलोरन बच्चों से अलग हो जाता है। दूर जंगल में विल, रॉनी और हैंक जो होते हैं वो ब्लैक स्पॉट को जलते हुए देख रहे थे, और वो वहां पर बैठकर मार्ज, रिच और हैलोरन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हैलोरन जो था वो रिच और मार्ज की पहुंच से दूर हो चुका था, एज आग की इंटेंसिटी बहुत तेज थी।
अब रिच जो होता है वो मार्ज को एक ओल्ड फ्रिज में जाने के लिए कहता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है ताकि मार्ज को कुछ ना हो। दोनों काफी रोते हैं और एक दूसरे के लिए प्यार को कन्फेस करते हैं। यहाँ पर रिच को वो पल याद आता है जब उसने पहली बार मार्ज को देखा था और देखते ही उसको प्यार हो गया था। अब जो पेनीवाइज था ना, वो मुझे लगता है कि रिच के पास इसलिए नहीं आया एज उसके मन में बस प्यार था मार्ज के लिए, कोई डर नहीं था, और रिच एक ट्रू नाइट की तरह मार्ज को बचाता है। खैर बाहर दूसरी ओर हम मिसेस कर्श को पेरीविंकल के रूप में आता हुआ देखते हैं, जहां पर स्टैनले कर्श भी था। एज उसकी कार खराब हो गई थी तो वो वहां से बाहर नहीं निकल पाया। अब स्टैनले अपनी पत्नी पर काफी गुस्सा करता है कि वो घर जाए, नहीं तो वो पीट पीट कर उसे लाल कर देगा। लेकिन मिसेस कर्श कहती है कि वो यही है, ऐसी ही है और यही उसकी असलियत है, और बस वो कहती है कि पापा भी आ गए। अब स्टैनले पीछे मुड़ता है और स्टैनले के बुचर नाइफ से ही उसका सर पेनीवाइज बीच से काट डालता है और खाने लगता है। लेकिन यहाँ उसे स्टैनली का टेस्ट इतना पसंद नहीं आया था, विच अगेन एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर पेनीवाइज को बच्चे क्यों पसंद आते हैं, क्योंकि वो टेंडर होते हैं और डर से भरपूर होते हैं। एनीवेज पेनीवाइज मिसेस कर्श को देखता है लेकिन कुछ करता नहीं है, एज मिसेस कर्श उससे डर नहीं रही थी, बल्कि वो तो उसको देखकर इमोशनल हो गई थी। और ये प्यार, इमोशंस पेनीवाइज यानी कि इट को डिस्गस्टिंग फीलिंग देते हैं। उसको खाली डर, दर्द और खून खराबा पसंद आता है। और अब जाकर मिसेस कर्श ये कहती है कि पास्ट में 1908 और 1935 में जब बड़े बड़े हादसे हुए थे तो आप आए थे। मुझे यकीन था कि अगर ब्लैक स्पॉट पे बड़ा हादसा होगा तो आप जरूर आओगे, और इसलिए मैंने ये आपके लिए किया पापा। यानी कि ये टिप मिसेस कर्श ने ही दी थी बावर्स को, और इस साइको पापा के प्यार में पागल औरत ने इतने लोगों की जान ले ली। फिर अब पेनीवाइज मिसेस कर्श को फंसाने कहता है कि मुझे बाव करके दिखाओ, और फिर नकली तरह से खुश होता है। मिसेस कर्श उसको जाकर कर लेती है, और अब पेनीवाइज जो होता है ना, वो यहाँ पर इसको भी खाना चाहता था, लेकिन मिसेस कर्श के अंदर डर था ही नहीं, और इसलिए पेनीवाइज को मिसेस कर्श से काफी अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी। और फिर वो मिसेस कर्श को कहने लगता है कि तुमने काफी अच्छा किया मेरी बच्ची, और ये सब नाटक था, वो उसका रियल पिता था ही नहीं। तभी पेनीवाइज जो होता है वो मिसेस कर्श से ये कहता है कि अब मैं सोना चाहता हूँ और मैं वापस लौट कर आऊंगा जैसे कि हमेशा आता हूँ। यानी कि अब इट का हाइबरनेशन शुरू होने वाला था, इसलिए मिसेस कर्श पेनीवाइज का हाथ पकड़ लेती है, उसको रोकती है। लेकिन तभी वो गुस्से में मिसेस कर्श को देखता है, और तब जाकर मिसेस कर्श को ये समझ आता है कि ये उसके पिता है ही नहीं और उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। खैर यहाँ पर वो इस जीव से पूछती है कि उसने उसके पिता के साथ क्या किया, तो इट ये कहता है कि मैं उसको खा गया, लेकिन अब वो मेरे अंदर है और अपनी बेटी को पुकार रहा है। और बस इट अपनी येलो लाइट से मिसेस कर्श को फिर से अपने कंट्रोल में करके हवा में उठा देता है। आप जानते हो कि जहां पर इट होता है एवरीवन फ्लोट्स, और ये लाइट जो है ना, वो हर इंसान पे अलग अलग तरह से इफेक्ट डालती हैं। और हम जानते हैं कि जो पेनीवाइज है उसने फ्यूचर में मिसेस कर्श का भी रूप ले रखा था जब बेवर्ली यहाँ पर वापस आई थी टाउन में, यानी कि इट चैप्टर 2 में। खैर अब सुबह हो चुकी थी और ब्लैक स्पॉट पर फायर फाइटर्स आ चुके थे, यहाँ पर सोल्जर्स आ चुके थे। जहाँ पर मार्ज को बाहर निकाला जाता है, जहाँ पर मार्ज रिच की लाश को देखती है जो कि उसको बचाने के चक्कर में खुद चला गया। और ये सीन बहुत ही इमोशनल था यार। I mean, प्यास कौन काट रहा है यहाँ पर। खैर अब रॉनी विल भी रिच को ऐसे देखकर बहुत रोते हैं। अब यहाँ पर बाहर सुबह भी हो चुकी थी और एक लड़की तो गम में पूरी तरह से पागल हो जाती है। वहीं मिसेस कर्श को भी बांध कर ले जाया जा रहा था, यानी कि पिछली रात वो बच तो गई थी, लेकिन उसकी मेमोरीज को शायद से खत्म कर दिया गया है या फिर उसको फिर से हिप्नोटाइज कर लिया गया है। लेकिन मिसेस कर्श रॉनी और विल की तरफ देखती है जो कि काफी वियर्ड सी लग रही थी। अब देखो यहाँ पर उसका पति भी खत्म हो चुका था, साथ ही साथ वो खुद यहाँ पर पेनीवाइज के कंट्रोल में थी, तो आगे चलकर उसका फ्यूचर कैसा होगा या फिर जो कुछ भी उसके साथ इट चैप्टर 1 और 2 में दिखाया गया था, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसे हुआ था। खैर अब मार्ज जो होती है वो सोल्जर्स को देखती है जो कि रिच को ले जा रहे थे, तो वो उसके हाथ को एक आखिरी बार छूकर देखती है कि शायद से वो जिंदा होगा, लेकिन ये हार्श ट्रुथ था कि रिच अब जिंदा नहीं था, और इतने टॉक्सिक फ्यूम सूंघने के बाद, बर्न्स होने के बाद वो कैसे बच पाता। विल, मार्ज और रॉनी सभी हक करते हैं कि तभी वहां पर विल के माता पिता यानी कि शार्लेट और लीरॉय हेलोरन आ जाते हैं, जो कि अपने बेटे को देखकर काफी खुश थे। अब यहाँ बच्चे जो होते हैं वो ये बताते हैं कि हेलोरन ने उनको बचाया था, कि तभी वहां पर फुलर जो होता है वो आकर हेलोरन को हेलोरन के पास लेकर जाता है, जहां पर उसके इर्द गिर्द मरे गए उसके दोस्तों की आत्माएं चीख चीख कर कह रही थी कि सबको सच बताओ कि उनके साथ क्या हुआ, डेरी टाउन के लोगों ने क्या किया, कैसे उनके साथ रेसिज्म हुआ था और उनको किसने मारा। अब हेलोरन जो था वो यहाँ पूरी तरह से परेशान हो चुका था। ऑब्वियस ही बात है, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बंधा हुआ था। मीनवाइल बच्चे शार्लेट को हैंक के पास लेकर जाते हैं जो कि जंगल में ही बैठा हुआ था और सेफ था। खैर अब शार्लेट हैंक से ये कहती है कि अगर उसको बचना है तो वो जल्दी से अपने कपड़े उतारे, अदरवाइज उसको ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा। वो ऐसा दिखाना चाहती थी कि जैसे हैंक
हैंक खत्म हो गया होगा, नहीं तो फिर डेरी टाउन के लोग और ऑफिसर्स उसके पीछे फिर से आते। अब हैलोरन और फुलर आपस में बात करते हैं कि ये चीज अभी भी आसपास है, इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन हैलोरन का कहना था कि वो कमीना अब सो चुका है, हाइबरनेशन में है, क्योंकि अब वो उसको महसूस नहीं कर पा रहा और उसका इन्फ्लुएंस कम हो चुका है। अब हैलोरन फुलर और हैलोरन को बताता है कि एक पिलर मिल गया है, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन हाँ आसपास की लोकेशन पता चल चुकी है। वो पिलर वहीं पर है जहां पर इस ट्राइब के चीफ की मौत हुई थी, यानी कि मिलिट्री के पास एक पिलर की आसपास की लोकेशन थी। और मुझे ये चीज सीरियसली समझ में नहीं आई कि चीफ की आत्मा उस तरफ क्यों ही हैलोरन को लेकर गई। एनीवेज, अब हैलोरन और शार्लेट कार में आपस में बात करते हैं, जहां पर वो अपनी बीवी को विल को लेकर घर जाने के लिए कहता है, यानी कि बेस पर। दोनों की बहसबाजी होती है, लेकिन हैलोरन का वादा था कि ये मिशन पूरा होते ही वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन ये चीज हैलोरन नहीं सोची थी कि अगर पिलर हट गए तो पूरी दुनिया ही रहने के लिए सेफ नहीं थी, या फिर हो भी सकता है कि शायद अब वो सोच रहा होगा। खैर, ब्लैक स्पॉट के हादसे के बारे में अब खबर आती है कि वहां पर ब्लैक लोगों का शराब का अड्डा था, जहां पर आग लग गई और लोग मारे गए, जिसमें हैंक भी शामिल था। और अब डेरी के लोगों के मन में शांति हुई कि चलो कम से कम हैंक तो खत्म हो गया और बाकी सारे ब्लैक लोग भी खत्म हुए। ये सारी चीजें लिली घर पर बैठी हुई अपनी माँ के साथ रेडियो पर सुन रही थी। लिली अब मिसेस कर्श की हरकतों को सुनकर और देखकर बहुत ही ज्यादा सदमे में थी। स्टैनले कर्श के बारे में भी खबर आती है कि वो भी लोगों की हेल्प करते करते मारा गया, जबकि इसका उल्टा हुआ था। और हैंक के बारे में तो ऑलरेडी कहा जाता है कि वो खूंखार अपराधी मारा गया। हम ये भी देख पाते हैं कि ऑफिसर्स ने हैंक का केस खत्म कर दिया था। एज शार्लेट का आइडिया काम आया, सबूत के तौर पर उसके कपड़े जो फेंके गए थे। चीफ बावर जो था उसको भी काम से निकाल दिया गया था और स्टैनले की खूब तारीफ हो रही थी कि उसके जैसा बुचर कभी नहीं हुआ। और अचानक से हम पेनीवाइज को बैकग्राउंड में हंसते हुए देखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी मिसचीफ हुई थी वो हम साफ साफ देख पा रहे थे, यानी कि हुआ कुछ और था और यहाँ पर दिखाया कुछ और गया। खैर, तभी नेटिव अमेरिकन जो होते हैं वो सभी आपस में बात कर रहे थे कि ऑगरी गुजर चुका है, यानी कि इट की फीडिंग साइकिल खत्म हुई और अब 27 साल तक वो सभी चैन की सांस ले सकते हैं। ब्लैक स्पॉट पर 23 लोग मारे गए थे और कुल मिलाकर 17 बच्चे खत्म हुए हैं, जिनको इट नहीं खत्म किया, जिसमें से एक तो यहाँ पर रिच होता है जो कि यहाँ पर इट का शिकार नहीं हुआ था। एनीवेज, ब्लैक स्पॉट को सील कर दिया गया था और अब मिलिट्री पिलर को ढूंढने में लगी हुई थी। जनरल शॉ हैलोरन से मिलने आते हैं, जहां पर वो उसको आराम करने के लिए कहते हैं, बेस पर वापस जाने के लिए बोलते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं कि उसने अच्छा काम किया। लेकिन अभी भी चीफ की स्पिरिट हैलोरन को दिख रही थी, जैसे कि वो चीख चीख कर कह रही हो कि ये गलत हो रहा था। मीनवाइल शार्लेट जो है वो हैंक को बाहर निकालने के लिए अपने फ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं करता। अब विल अपनी माँ से ये कहता है कि उसको मार्ज और रोनी के साथ लिली के यहाँ पर जाना है रिच के बारे में बताने के लिए, लेकिन शार्लेट साफ इनकार कर देती है कि वो कहीं नहीं जाएगा और यहीं पर रहेगा, जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ डेरी से निकल जाएंगे। हैंक ने हैलोरन के कपड़े पहन लिए थे और हैंक ये कहता है कि लोग उसको नोटिस कर लेंगे, लेकिन शार्लेट का ये कहना था कि डेरी टाउन के लोग उन पर ध्यान तक नहीं देते, देखना तो दूर की बात है। और बस ये लोग निकल पड़ते हैं रोज के पास में, एज रोज ने पहले ही कहा था कि कभी भी हेल्प लगे तो अपनी दोस्त को याद करना। तभी हम देखते हैं कि मार्ज और रोनी साइकिल से लिली के घर पर जा रहे थे, उसको बताने के लिए कि रिच अब नहीं रहा, एज लिली को कोई भी आइडिया नहीं था कि ब्लैक स्पॉट पर हुआ क्या था और लास्ट टाइम इन सबकी बहसबाजी भी हुई थी। खैर, अब लिली के पास वही श्रार्ड स्टोन पिलर था और लिली का डॉग भी उससे डरा हुआ था। अब गेट खुलते ही डॉग वहां से भाग जाता है, जो कि कुछ तो इंडिकेट करता है, या तो डॉग को एहसास था कि पेनीवाइज वापस आने वाला है, या फिर उसको लिली के चेंज हुए नेचर से डर लग रहा था। एनीवेज, मार्ज और रोनी लिली को बताते हैं कि रिच अब नहीं रहा, जिसको सुनते ही वो बहुत टूट गई थी। अब ये तीनों मिलकर वापस से वेस्ट डेरी व्यूइंग डेक पर जाते हैं, जहां पे ये रिच का सामान बटोर रहे थे। एज अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। खैर, मार्ज को रिच का प्लेन मिलता है, जो कि वो कभी भी मेन स्ट्रीट तक नहीं पहुंचा पाया था। वो काफी रो रही थी, ये सभी हक करते हैं, सब रो रहे थे। ये एपिसोड बहुत सारे लेवल्स पर खतरनाक था, इमोशनल भी था, डरावना भी था, खतरनाक भी था। तभी मिलिट्री को अचानक से वो पिलर मिल जाता है, जो कि टर्टल शेल में बंद था और फिर से मैट्यूरिन का रेफरेंस आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पिलर जैसी चीज में इट को कैद करने वाला मैट्यूरिन खुद होगा, लेकिन गलती से वो धरती पर आ गिरा और आजाद हो गया, और इसलिए तो इस पिलर से वो इतना घबराता है। तभी कर्नल फुलर ये कहने लगता है कि हैलोरन का काम अब खत्म हुआ, वो आराम करे, एज ये पिलर अब डेयरी सेंटर में नहीं जाएगा बल्कि लैब टेस्टिंग के लिए जाएगा, क्योंकि इट तो सो चुका है, तो इस पिलर की अब जरूरत ही नहीं है। वो लोग इसको टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर है क्या। अब हैलोरन ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये सब है क्या, ऐसे ऑर्डर्स कब आए, यानी कि शॉ ने हैलोरन दोनों को ही गंदा इस्तेमाल किया। अब हैलोरन ये कहने लगता है कि इस तरह से तो वो लोग यहाँ पर इट के पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं और अब तो इट कहीं भी जा सकता है, लेकिन फुलर कहाँ सुनने वाला था। उनको तो यही लग रहा था कि वो सो चुका है, और ये सारी चीजें डैनियल ने देख ली थी, जो कि सीधा ही रोज आंटी के पास पहुंच जाता है, जहां पर हैंक और शार्लेट ऑलरेडी थे। शार्लेट कहती है कि बस रोज और उनकी ट्राइब ही है
जो कि हैंक को यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं। एज डेड पर्संस की चेकिंग कैसे होगी और सारे जुगाड़ वही लोग जानते थे। तभी डैनियल आकर बताता है कि गड़बड़ हो चुकी है, एक पिलर निकाल लिया गया है और इट कभी भी आजाद हो सकता है। अब तभी मिलिट्री जो होती है वो इस पिलर को पिघलाने वाली थी ताकि इट को फिर से कोई भी कैद ना कर पाए, लेकिन हेलन सब पर गन तान देता है। लेकिन शॉ सबको गन नीचे करने के लिए बोलता है और हेलन को ऊपर बुलाता है, जहाँ पर ये बात झूठ निकलती है कि ये इट जो था वो रशियन से वॉर, जहाँ पर ये बात झूठ निकलती है कि ये जो चीज है यानी कि इट है वो रशियन से वॉर रोकने के लिए थी, जबकि शॉ का असली मकसद था सब पर कंट्रोल करना, सख्ती करना, अमेरिका में लोगों के ऊपर कंट्रोल। अब रेसिस्ट बंदा तो शॉ खुद था, वो नहीं चाहता था कि ब्लैक लोग खुलेआम रायट्स करें, धरना दें, इसलिए पेनीवाइज को खुला छोड़ना ठीक था। लेकिन हेलन कहता है कि ये चीज ब्लैक व्हाइट नहीं देखती और कितने बच्चे शिकार होंगे, लेकिन शॉ नहीं मानता और इस पत्थर को पिघलाने के ऑर्डर्स देता है। हेलन तभी शॉ पर गन तान देता है, लेकिन फुलर ने भी हेलन के ऊपर गन तान दी थी। लेकिन अल्टीमेटली अकेला हेलन क्या करता और बस ये पिलर पिघला दिया जाता है। हेलन को बेस पर जाने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, लेकिन शॉ फुलर से ये कहता है कि ये आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, एज हेलन के मन में डर नहीं था और शॉ के लिए वो खतरा बन सकता था। सबसे बड़ी बात वो रेसिस्ट खुद था, तो यहाँ पर ब्लैक पर्सन से कैसे वो सुन लेता कुछ भी। अब जैसे जैसे ये पिलर पिघलता है हम पेनीवाइज को देखते हैं, जो कि आराम से सोया हुआ था काफी सारे खून और बॉडीज के बीच में। वो अचानक से जाग उठता है, एस जिस वजह से वो सोया था उसका पिंजरा अब खुल चुका था। पेनीवाइज भयानक तरह से फील कर पाता है कि हाँ, यहाँ पर पिंजरा खोल दिया गया है और अब उसकी रीच बढ़ चुकी थी। मीनवाइल अब हम विल को देखते हैं, जो कि अपने घर पर फ्रिज से सोडा निकालता है कि तभी उसके पास रॉनी का फोन आता है, जो कि रिच के बारे में अजीब बातें कर रही थी कि उसके लंग्स में जब हवा भरी थी यानी कि टॉक्सिक गैस भरी थी तो वो कैसा फील हुआ था, बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फट गया। तभी विल समझ जाता है कि ये पेनीवाइज है और वो ये कहता है कि वो उससे नहीं डरता, कि तभी खून में डूबा पेनीवाइज उसके पीछे था। एज अ पेनीवाइज की रीच बढ़ गई थी, वो कहीं भी आजादी से जा सकता था और आजादी का स्वाद तो सबको पसंद आता है। और बस विल फिर से कहता है कि वो उससे नहीं डरता, लेकिन तभी पेनीवाइज अपनी डेड येलो लाइट से विल को भी कब्जे में ले लेता है और यहाँ पर पक्का पेनीवाइज विल को उठा लेगा। एज अगला एपिसोड फिनाले होगा सीजन 1 का और हम प्रीव्यू से समझ पाते हैं कि विल गायब हो चुका है और डेरी टाउन के अंदर मिस्ट छाने वाली है, जो कि खुद में रेफरेंस है स्टीफन किंग के फाइनेस्ट द मिस्ट मूवी का, मिस्ट नोवेल का। अब दोस्तों देखो, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको दो चीजें यानी कि 2 ईस्टर एग्स और बताना चाहता हूँ। एक तो काफी ऑब्वियस है, आपको पता भी होगा, लेकिन दूसरा वाला काफी इंटरेस्टिंग है। तो पहला तो ये है कि अगर पेनीवाइज ने विल को उठा भी लिया है तो वो पक्का बच जाएगा, क्योंकि विल के बेटे का नाम ही माइक हैनलॉन है, जो कि इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2 के अंदर था, जिसने कि पेनीवाइज को हराने में हेल्प करी। अब बात करते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग ईस्टर एग के बारे में। तो देखो, यहाँ पर जो मार्ज है ना, उसका पूरा नाम तो मार्गरेट है और फ्यूचर के अंदर जो लूजर्स क्लब के अंदर रिची था, तो पक्का मुझे ऐसा लगता है कि उसकी माँ जो है वो मार्जी होगी और मार्ज ने अपने बेटे का नाम पक्का रिच के नाम पर ही रखा होगा, जो कि उसके बचपन के प्यार की निशानी के रूप में उसने रख दिया होगा, क्योंकि रिच ने ही उसकी जान बचाई थी। और बूम, इसी के साथ में 7वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इट वेलकम टू डेयरी के सीजन 1 के 7वें एपिसोड की कहानी और एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ढेर सारे ईस्टर एग्स और इट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जुड़ी चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। बाकी बहुत सारी हिडन चीजों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पर मैं पूरे सीजन 1 के अंदर ढेर सारे ईस्टर एग्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो के लिए जरूर इंतजार करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही बेहतरीन होगी। बाकी अगले हफ्ते ही इस सीजन का फिनाले आने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आप सीजन के फिनाले को मिस कर दोगे। और आर्यन मूवी एक्सप्लेनेशन को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही बेहतरीन मिस्ट्री साउथ इंडियन फिल्म है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए